स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हमने 6th यूनिट स्टार्ट की थी तब मेनली जो 4 प्रोसेस थे उनके बारे में बात की थी कि हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे। हमने सारे मेथड्स, उनके सब स्टेप जो भी थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लास्ट स्टेप के ऊपर हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे सब स्टेप आएंगे तो वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द कर्ड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो कर्ड मेटल हमें ऑब्टेन होती है उसे भी फर्दर प्योरीफाई करना क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द कर्ड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी सिंपली रिफाइनिंग प्रोसेस जो है, सबसे लास्ट स्टेप के अंदर हम किसी भी कोई भी जो और था उसमें से हम प्योरीफाई करते जा रहे थे चीज़ों को, और लास्ट में जब हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर वो चीज़ ऑब्टेन करनी है तो जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे रिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो कुछ एक स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 प्रोसेस ही लिखी है। देखिए, जो मेटल होती है ना, जिस भी चीज़ का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे रिफाइनिंग कर रहे हैं, उनके नेचर को देखते हुए हमें अलग अलग तरीके की जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उनका यूज़ करना पड़ता है। तो वही देखेंगे। सबसे पहले देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन नाम से पता चल रहा है, डिस्टिल करने वाले हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर। This method is employed for purification of volatile metals. ये जो मेथड है ये किस टाइप के मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये उन मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो वॉलेटाइल नेचर की होती हैं। वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर फेज के अंदर चली जाती हैं। इट मीन्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लोअर होता है। तो उन मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे देखिए जिंक, मर्करी, कैडमियम। इनके अलावा भी मेटल प्रेजेंट है। मेनली मैंने यहाँ पे 2-3 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इन मेटल्स के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इम्प्योर मेटल इज हीटेड फॉर डिस्टिलेशन। जो इम्प्योर मेटल है, रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर हम जो इम्प्योर मेटल लेके चलेंगे स्टार्टिंग के अंदर, इज हीटेड फॉर डिस्टिलेशन इन एन आयरन रिटोर्ट। एक आयरन रिटोर्ट के अंदर इसका डिस्टिलेशन करेंगे एंड कंडेंस प्योर मेटल इज कलेक्टेड एज डिस्टिलेट। एक जो ये आयरन रिटोर्ट होता है, ये एक तरीके का इक्विपमेंट होता है, ठीक है, और उसका यूज करते हैं हम एक अजीब से ही तरीके का, मतलब एक अलग सा ही डिफरेंट टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जो आयरन रिटोर्ट है। यहाँ पे इसी का यूज करना होता है इसे डिस्टिल करने के लिए। जैसे ही हम उसके जो भी हमारी इम्प्योर मेटल है आयरन रिटोर्ट के अंदर डाल के उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें से वो वेपर फॉर्म के अंदर बाहर आएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर लो डाउन होगा वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होने के बाद वो डिस्टिलेट की फॉर्म में हम उसे अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर यूज में आती है। सेकेंड स्टेप देखिए, लिक्वेशन। जो सेकेंड है वो क्या है? लिक्वेशन। हीटेड इसके लिए देखिए, जो हम जिस फर्नेस का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसका नाम क्या है? स्लोपिंग हर्ड फर्नेस। स्लोपिंग हर्ड फर्नेस। लिक्वेशन प्रोसेस के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट जो है उसका वाइडली यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल जो फर्नेस है उसका यूज किया जाता है। और ये कौन सी फर्नेस होती है? स्लोपिंग हर्ड फर्नेस। लिक्वेशन के अंदर हम किस टाइप की मेटल्स को लेते हैं? जैसे हमने यहाँ बताया था कि जो वॉलेटाइल मेटल्स होती हैं उनका यूज किया जाता है, उसी तरीके से इसमें जो फ्यूजिबल मेटल्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। जो लिक्वेशन प्रोसेस है उसमें कौन सी मेटल्स का यूज किया जाता है? जो फ्यूजिबल नेचर की होती है। इसका फ्यूजिबल मेटल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? i.e. melting points of the metals are lower than those of the impurity। देखिए, जब भी हम रिफाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो जो मेटल है वो इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट होगी। ये फ्यूजिबल मेटल के लिए क्या कह रहा है कि जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। यानी इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और जो हमें मेटल ऑब्टेन करनी है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। तो डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जो हमारी प्योर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो यहाँ पे यही जो मेन जो इसकी प्रोसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो यही चीज रहेगी। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो है जिंक, टीन एंड लेड। इनका जो एग्जांपल है ये कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने लिक्वेशन प्रोसेस के लिए जो स्लोपिंग हर्थ है, हर्थ फर्नेस है, इसका डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इस तरीके की एक फर्नेस प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर ये स्लोप लगा हुआ होता है इस तरीके का, इसीलिए इसे स्लोपिंग हर्थ के नाम से जाना जाता है। जो इम्प्योर मेटल होती है उसे यहाँ पर डाल दिया जाता है। ओके, जो इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट होती है उसे यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे, जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो है तो वो तुरंत मेल्ट होकर क्या करेगी? यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इम्प्योरिटीज जो है
उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो वो यहाँ पर ही रह जाएंगे, अपने सरफेस के ऊपर रह जाती है। इसमें एक तरीके से जो जाली होती है उस तरीके का फिटेड रहता है, ये जो स्लोपिंग हाथ रहता है, सिर्फ मेटल जो है वो मूव करते हुए नीचे चली जाएगी और जो इम्प्योरिटीज है वो यहीं पर रह जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें प्योर मेटल जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। तो आपने दो मेथड पढ़े अभी तक, डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड लिक्वेशन प्रोसेस। दोनों के अंदर फर्क समझ में आ रहा है। जो वॉलेटाइल मेटल्स होती है उन्हें डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है, और जो फ्यूजिबल मेटल्स होती हैं ऐसे जो मेटल ओर्स होते हैं वो जिनके अंदर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में उन्हें लिक्वेशन प्रोसेस के थ्रू हम रिफाइन करते हैं। अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है ये आप पढ़ चुके हैं पहले, जो थर्ड यूनिट थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जो है इसमें देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू हम रिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टाइप का डायग्राम यहाँ पे बना रखा है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए मैंने डायग्राम पहले ही प्लॉट कर दिया। यहाँ देखिए दो चीजें होती है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में दो चीजें होती है, क्या क्या, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, जो एनोड है, पहले यहाँ पे बता देती हूँ, एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बना होता है और जो कैथोड है वो प्योर मेटल का बना हुआ होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के अंदर जो मेटल कंसीडर की है वो कॉपर मेटल कंसीडर की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एन एनोड एंड प्योर कॉपर एक्ट एज ए कैथोड। ओके, तो एनोड इम्प्योर मेटल का होता है और कैथोड क्या होता है, प्योर मेटल का होता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कॉपर मेटल के लिए ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करेंगे, इसके अलावा जिंक है और दूसरी मेटल्स जो हैं उनके लिए भी इस मेथड का यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एज एन एग्जांपल मैंने कॉपर को कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से लेंगे। अब और ये जो है इसके अंदर सॉल्यूशन, ये एसिडिफाइड CuSO4 का सॉल्यूशन फिल्टेड है, यानी जो मेटल मैंने यहाँ पे ली है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का सॉल्यूशन इसके अंदर फिल किया हुआ है। अब देखिए एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ऑक्सीडेशन होगा तो जो इम्प्योर मेटल है हमारी वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, प्योर मेटलिक फॉर्म के अंदर। तो जो इम्प्योर मेटल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो इम्प्योर मेटल थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, Mn पॉजिटिव के अंदर, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस n ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गया है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे जो हमारी मेटल है Mn वो n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, M के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सॉलिड जो मेटल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या कर रही है, एक्वस के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से M यहाँ पर मैं मेटल के लिए कंसीडर कर रही हूँ, आप कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर कंसीडर कर सकते हैं, जिंक ले रहे हैं तो जिंक कंसीडर कर सकते हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं सेम प्रोसेस को, देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर का एनोड लिया हुआ था, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तुरंत क्या होगा, ये एनोड जो है इसमें से कॉपर सॉल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ओके, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आयंस के अंदर सॉल्यूशन में जा रही है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, जो सॉलिड मेटल है एज एन एनोड जो बिहेव कर रही है ये इसमें से क्या करेगी, सॉल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी। और कैथोड के ऊपर सेम टाइम में क्या होगा, जो आयंस हैं Mn पॉजिटिव जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, सॉलिड मेटल के अंदर, यानी जो मेटल है वो इसके सराउंडिंग में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, इसके सराउंडिंग में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगी और यहाँ से धीरे धीरे मेटल सॉल्यूशन के अंदर जाती रहेगी। तो अगर जो मेटल है इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट है, ये तो मेटल तो यहाँ जा रही है, तो फिर इम्प्योरिटीज का क्या हो रहा है, जो इम्प्योरिटीज है वो क्या करती हैं, यहीं पर सेटल डाउन हो जाती है नीचे। ओके, इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, वो इसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करती हैं। तो इसे हम जानते हैं एनोड मड के नाम से, एनोड मड किस नाम से जानते हैं, एनोड मड के नाम से, और ये यहाँ पे नीचे सेटल हो जाता है पूरा।
और जो मेटल है वो धीरे धीरे इसमें से डिके होती रहेगी और कहाँ चली जाएगी, इस प्योर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोसेस खत्म हो गई, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो ये हमारा एनोड था ये धीरे 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 करके क्या होगा, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर इसकी सराउंडिंग के अंदर काफ़ी अमाउंट के अंदर मेटल डिपॉजिट फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। तो हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो भी मेटल है, कॉपर है मान लो, तो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मेथड के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है, इससे लगभग 99.9% तक जो हमारी मेटल होती है वो प्योर फॉर्म के अंदर रिफाइन होने के बाद प्योर फॉर्म में आ जाती है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप इसे, कॉपर के लिए और जिंक के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 3 ही मेथड पढ़े अभी तक हमने, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ें। इनके अलावा भी प्रोसेस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी।